अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत सी कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है डब्बे का राज। अज़ कलम अंजुम फ़ारूक साहिली। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं कहानी की तरफ। मुख्तार साहब जैसे ही नई करोला से उतरकर अंदर दाखिल हुए, मुख्तलिफ़ मकामात से होते हुए डाइनिंग हॉल तक पहुँचे। उनके बच्चे उनके गिरद आ खड़े हुए। वो हैरत, ताज्जुब, मुसर्रत भरी निगाहों से मुख्तार साहब के हाथों में मौजूद सुनहरी रंग के खूबसूरत डब्बे को देख रहे थे। अब्बा जान, इस खुशनुमा डब्बे में क्या है? असद ने सबसे पहले दिलचस्पी का इजहार किया। क्या इसमें मेरे लिए कोई खूबसूरत तोहफ़ा है? इमरान ने डब्बे की तरफ इशारा किया। शायद इसमें मेरे लिए कोई इम्पोर्टेड घड़ी है। कामरान ने तजस्सुस का मुजाहिरा किया। मुख्तार साहब बराबर मुस्कुराते रहे। अब्बू कुछ बताइए भी। फरजाना और शुबाना ने डब्बे पर जड़े मोतियों से फूटने वाली चमक को देखते हुए कहा। बल्ब की रोशनी में रंग बिरंगी शुआएं फ़ज़ा में दिलकशी बखेर रही थी। मुख्तार साहब की बेगम और बच्चों की वालदा मुमताज़ बेगम मुस्कुराते हुए बच्चों के इश्तियाक और दिलचस्पी का जायज़ा ले रही थी। फिर आखिर वो भी अपने खाविन के करीब जा खड़ी हुई। मुख्तार साहब, अब तो बता दें, इस खूबसूरत रंगीन डब्बे के अंदर कौन सा तोहफ़ा लाए हैं? मुख्तार साहब ने बच्चों पर एक निगाह डाली और बेगम से बोले, इस डब्बे में एक बहुत कीमती तोहफ़ा है जो सब में बराबर तकसीम होगा, लेकिन ईद उल फितर वाले दिन इस डब्बे को खोला जाएगा ताकि सबकी ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाएं। मुख्तार साहब ने ड्रामाई लहजे में कहा। बच्चों के मुंह लटक गए। असद तो फटी फटी निगाहों से डब्बे को देखने लगा, जैसे वो इसे बुरा लगने लगा था। अब्बू, ये तो बहुत लंबा इंतज़ार है। आज तो खैर से पहला रोज़ा है। लड़कियों ने डब्बे के करीब होते हुए कहा। बच्चों, सब्र का फल मीठा होता है। ये तुम सब के लिए ईद उल फितर का तोहफ़ा होगा। फरजाना, तुम्हारी चोरी होने वाली अशिया का मुझे बेहद दुख है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी महरूमी का अज़ाला कर दूँ। बच्चे सवालिया अंदाज में अब्बू फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चेहरों पर रंजो मलाल, परेशानी, ऐसी ही कैफियतें उभरने लगीं। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने शीशे के महल में पत्थर खींच मारा हो। सब चुप चुप अफसुर्दा से हो गए। मुख्तार साहब डब्बा लेकर अपने कमरे में आए और इसे अलमारी के निचले खाने में रखकर खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। चाबी उनके की रिंग में थी। मुख्तार साहब इस बात से बेखबर थे कि दो आंखें उनकी पुश्त पर मौजूद खिड़की के शीशे से अंदर का माहौल देख रही हैं। अफसोस कि हमारे घर में कोई चोर मौजूद है। मेरा दोस्त इंस्पेक्टर इरशाद, जो मशहूर सुराग रसां भी है, इस नतीजे पर पहुंचा था, लेकिन मैंने इसे कार्रवाई करने से रोक दिया। आखिर मैं किस तरह अपने घर से किसी को पुलिस स्टेशन जाते हुए देख सकता हूँ? मुख्तार साहब ने डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए आखिरी लुक़मा बेदिली से प्लेट में डाल दिया। वो अफसरदा, मलूल, गमज़दा दिखाई दे रहे थे, जैसे उनकी उम्र भर की रियाजत और मेहनत को दाग लग गया हो। मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत, जिद्दोजहद की, लगन, सब्र व हिम्मत से मसाइल का सामना करके आप लोगों को इस घर में ज़िंदगी की सहूलियात फराहम की, लेकिन कुछ अरसे से मैं महसूस कर रहा हूँ कि दाल में कुछ काला है। मैंने अपने बच्चों की तरबियत का भी ख़ास ख्याल रखा है, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस और दुख है कि किसी घर के भेदी ने लंका ढाई है। चोर इस घर में मौजूद है, जिसने मेरी बड़ी बेटी फरजाना के जहेज़ की अंगूठियाँ, चूड़ियाँ और कीमती मोबाइल, नकदी वगैरह सब अशिया चुरा ली। मुख्तार साहब की अफसरदा निगाहें लड़कों पर जम गईं। वो कस्में खाने लगे। मुमताज़ बेगम की आंखों में नमी सी तैर गई। इनका एक बच्चा शायद चोर था जिसने उनका मान तोड़ दिया था, अपनी बहन के जहेज़ को लूटा था। भाई बहन तो एक दूसरे का सहारा होते हैं, मगर यहाँ किसी अपने ने सितम ढाया था। पुलिस मुलाजमों और बावर्ची से खूब तहकीक कर चुकी थी, मगर इन्हें चोरी शुदा अशिया का इल्म ही नहीं था। वो इन्हें किस तरह चुराते हैं? मुख्तार साहब बेगम से कहने लगे, किसी ने सच कहा है, माँ बाप की असल आजमाइश तब शुरू होती है जब औलाद जवान हो जाए। वो क्या गुल खिलाती है, ये किसी को मालूम नहीं होता। रात के आंचल पर सितारे जगमगा रहे थे, मगर किसी के दिल में बुरा इरादा रोशनी के मानिंद चमक रहा था। वो अपने बिस्तर से उठा, बिस्तर पर कंबल इसी तरह डाल दिया जैसे कि वो सो रहा हो। वो खिड़की के पास आया। इसने हाथों पर बारीक दस्ताने चढ़ा लिए। फिर इसने कमरे से मलहका स्टोर रूम में छुपाया हुआ चाबियों का गुच्छा निकाला और दबे पांव खिड़की खोलकर बाहर राहदारी में कूद गया। उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन वो अपने इरादे का पक्का था। इसने जेब से धाती सिक्का निकाला और रुमाल हाथ में लेकर एक रोशन कुमकुमा उतार कर होल्डर में सिक्का रखकर ऊपर से जब बल्ब लगाया तो एक धमाके के साथ फ्यूज़ उड़ गया। लाइट ऑफ हो गई। इमारत अंधेरे में डूब गई। जनरेटर पहले ही ख़राब था। वो दबे पांव चलता हुआ एक बड़े बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। अंदर मुख्तार साहब बेखबर बिस्तर पर कंबल ओढ़े सो रहे थे।
चोर ने खिड़की से अंदर झांका। दूध का गिलास बिस्तर के करीब बेड साइड पर रखा हुआ था, जिसे मुख्तार साहब पी चुके थे। चोर ने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से मास्टर की दरवाजे के लॉक में दाखिल की और कमरे में दाखिल हो गया। घर के अफराद और मुलाजिम वगैरह लाइट ठीक करवाने में लगे हुए थे। चोर बेधड़क तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ने लगा, जिसके खाने में मुख्तार साहब ने खूबसूरत और रंगीन मोतियों वाला दिलकश डब्बा छुपा रखा था। चोर चाहता था कि वो डब्बा सिर्फ इसका हो जाए। इसने होंठों पर ज़ुबान फेरी और एक मरतबा फिर इसकी निगाह दूध के खाली गिलास पर जा पड़ी। इसने दूध के गिलास में चालाकी से नींद की दफ़ा जो सफ़ूफ की शक्ल में थी वो मिला दी थी जब दूध का गिलास किचन में रखा हुआ था। मुख्तार साहब बेखबर सो रहे थे। चोर ने की रिंग की एक मास्टर चाबी मुंतखब की और इसे जैसे ही चाबी के सुराख से लगाया, इसे बिजली का झटका लगा। वो उछलकर पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। इसके चेहरे पर बदहवासी, परेशानी के आसार फैल गए। वो फटी फटी नज़रों से अलमारी के खाने को अपनी सुर्ख आंखों से घूरता हुआ वापस लौट आया। इसका प्लान फेल हो चुका था। वो डब्बा चुरा कर डब्बे का राज मालूम नहीं कर सकता था। मुख्तार साहब अगरचे गहरी नींद में थे, मगर उन्होंने लॉक में करंट छोड़ रखा था। चोर तिलमिलाया, मुरझाया हुआ झुंझलाहट के आलम में उंगलियां मरोड़ता अपने कमरे में खिड़की खोलकर दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, आज किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। वो नाकाम और नामुराद हो गया। इसे किसी कीमती शय की अशद ज़रूरत थी। ईद उल फितर करीब आ गई थी। बाज़ारों में रौनक गहमा गहमी थी। इसी रौनक का हिस्सा बने मुख्तार साहब के घर के अफराद बेगम मुमताज़, फरजाना, शुबाना, इमरान शॉपिंग करके वापस लौट रहे थे। कामरान और असद अपने दोस्तों की तरफ गए हुए थे, इसीलिए वो साथ नहीं आ सके। वो जैसे अपने घर के करीब लॉन पर नर्सरी ग्राउंड यानी कि पुराने बाग के किनारे चलते हुए स्कूल के पास पहुँचे, अचानक एक सियाह लिबास वाला आदमी नर्सरी के गेट से निकलकर उनके सामने आ गया। उसके हाथ में रिवाल्वर था। उनके जिस्मों में थरथरी सी दौड़ गई। नकाबपोश भारी लहजे में बोला, खातून बैग मेरे हवाले करो। मुमताज़ बेगम ने रिवाल्वर चमकता हुआ खंजर देखकर इधर उधर देखा, लेकिन ये जगह सुनसान थी। गुजरते हुए मोटरसाइकिल सवारों ने कोई तवज्जो न दी। मुमताज़ बेगम खौफ के मारे कांपते हुए नकदी, मोबाइल और चंद दूसरी कीमती अशिया वाला बैग इसे थमाने ही वाली थी कि अचानक आगे बढ़ते चोर का पाँव अंधेरे में किसी शय से टकराया और वो गिर कर चोट खा बैठा। पिस्तौल इसके हाथों से निकल गया। इमरान ने फ़ौरन एक लकड़ी करीब पड़े कबाड़ से उठा ली जो नर्सरी के बाहर फेंका गया था। वो लकड़ी घुमाता हुआ आगे बढ़ा। चोर घबराकर भाग खड़ा हुआ। इस तरह वो लुटने से बच गए। इमरान ने अपने मोबाइल से इंस्पेक्टर इरशाद को सूरत हाल से आगाह किया। इंस्पेक्टर इरशाद ने फ़ौरन इस तरफ मुतय्यन पुलिस फोर्स को मुतहर्रक कर दिया कि नर्सरी बाग के इर्द गिर्द इलाके में फैल जाओ। अगले रोज़ सेपहर के वक्त वो एक दावत पर रवाना हुए। मुख्तार साहब के बचपन के लंगोटिए दोस्त रहमान की सालगिरह थी। वो इनकार ना कर सके। गाड़ी मुख्तार साहब ड्राइव कर रहे थे। असद की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। इसे बुखार हो गया, उल्टियाँ भी आ रही थी। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त की तरफ गया हुआ था। डॉक्टर ने इसे ड्रिप लगा दी थी। इसने मुख्तार साहब से कहा कि वो बाद में आ मिलेगा। अचानक मुख्तार साहब ने मोबाइल फ़ोन पर कॉल सुनकर गाड़ी रोक दी। इन्हें कोई ज़रूरी काम याद आ गया था। जैसे ही चोर ने खाली मकान में मुख्तार साहब के बेडरूम में करंट के तार काट कर मास्टर की से अलमारी का लॉक खोलकर बड़े इश्तियाक से खूबसूरत सा डब्बा बाहर निकाला, फिर इसे एक झटके के साथ खोला तो धक से रह गया। इसकी फटी फटी आंखें डब्बे और दीवारों से टकरा कर रह गईं। डब्बा खाली था, इसमें कुछ भी नहीं था। इसी वक्त किसी ने कमरे में दाखिल होकर लाइट ऑन की। चोर की आंखें शर्म से बंद हो गईं। इमरान कामरान कमरे में दाखिल हो चुके थे। चोर ड्राइंग रूम में मुख्तार साहब और मुमताज़ बेगम के सामने सर झुकाए खड़ा था। वो नदामत के पसीने से शराबोर था। तमाम नज़रें इसी पर मरकूज़ थीं और संगे मलामत बरसा रही थीं। असद, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि चोर तुम हो। तुमने अपनी बहन की जहेज़ की कीमती चीज़ें चुरा कर बाहर फ़रोख्त की हैं। इंस्पेक्टर इरशाद का एक मातहत घर के सब अफराद की निगरानी कर रहा था। बेशरम, बेहया, तुमने माँ को भी ना बख्शा और शॉपिंग करके लौटते वक्त लौटने की कोशिश की। आखिर मेरा खून इस कदर गंदा और जलील किस तरह हो गया? नर्सरी बाग के कोने में मेकअप उतारते हुए तुम्हें इंस्पेक्टर इरशाद के असिस्टेंट फरमान ने देख लिया था। मुख्तार साहब की घन गरज से कमरा कांप उठा। असद भी हिल कर रह गया। अब्बा जान, मुझे माफ़ कर दें। बुरे दोस्तों की सोहबत ने मुझे नशे जुए का आदी बना दिया था। मैं मकरूज़ हो चुका हूँ। मुझे धमकियाँ दी जा रही थी। मैंने कर्ज उतारने के लिए ये सब कुछ किया। मैं अपने किए पर नादिम हूँ। असद रुख मोड़ कर बाप के बजाय माँ के कदमों में जा गिरा। माँ का दिल तो नर्म होता है। इसी वक्त इंस्पेक्टर इरशाद कमरे में दाखिल हुआ और इसने मुख्तार साहब से कहा, कहिए मुख्तार साहब, डब्बे वाली तरकीब कैसी कामयाब साबित हुई? हाँ मेरे यार, तुम्हारे दिमाग की इस तरकीब ने चोर को तो पकड़वा दिया।
اور اب خدا کرے کہ وہ اپنی رسوائی سے سبق حاصل کرے اور برے کاموں سے توبہ کر لے۔ اسی وقت ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، البتہ مختار صاحب نے رخ موڑ کر پیٹھ اس کی طرف کر لی۔ انسپکٹر ارشاد نے کہا، آپ بھی معاف کر دیجئے، قانونی سزا سے بہت رسوائی ہوگی۔ یہ کہانی کا اختتام ہوا۔ اللہ حافظ۔